छात्रों, आज हम 2022 का ये जो पेपर है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये 2022 में एक गणित का पेपर था जिसका कोड है 822 RE। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से आज हम आपको केवल बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो पहला प्रश्न मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि दिया गया है कि लासा 132 और 288, यानी दो संख्याएं हैं 132 और 288, जिसका लासा आपको 31 68 दे रखा है। ठीक है। तो मासा पूछ रहा है आपसे कि इसका मासा बताओ। तो इसका मासा, अब देखिए ये तो हिंदी में हो गया। अब कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उनके लिए भी हमने क्वेश्चन को इंग्लिश में किया है कि गिवन दैट एलसीएम 132, 288 इक्वल 3168, तो फाइंड द एचसीएफ 132, 288 इज। आपके सामने ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा गुणनखंड विधि से हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हम गुणनखंड विधि से हल ना करके इसको हम एक सूत्र के जरिए हल कर सकते हैं। सूत्र यानी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या है बताता हूँ आपको। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि आपको जो भी दो नंबर्स दिए हुए हैं यानी दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और गुणनफल के बाद में हम क्या करेंगे, इधर को बराबर लगा करके एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे। यानी दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम देखते हैं, तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, एक 132 है, एक 288 है। तो मैंने एक 288 और एक 132 को मैंने ऐसे गुणा करके लिख दिया। ठीक है। बराबर लगाया। अब मैंने देखा कि यहाँ एचसीएफ लिख रहा है, तो एचसीएफ हमको तो पता नहीं है क्योंकि एचसीएफ तो फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने एचसीएफ का एचसीएफ लिख दिया। एलसीएम, अब एलसीएम आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा है 3168, तो हम इसको 3168 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही ईजी तरीके से। अब ये देखिए कि 3168 जो है इसको हम इधर से इधर को ले आएंगे तो ये भाग करेगा इधर को। 132 गुणा 288 बटे 3168 बराबर एचसीएफ। तो हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दो से हम इसको काटते हैं तो दो से 144 बार ऊपर वाला कट जाएगा और दो से नीचे वाला कटेगा 15,884 बार। ठीक है। 15,84 बार। 15 दूनी 30 यानी कि 3000 हो गया और 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम इसे। तो अब हम देखते हैं कि 144 से हम इसको काट सकते हैं। 144 से कैसे काट सकते हैं, देखो आपको मैं साइड में दिखाता हूँ। 144 से हम इस संख्या को काट सकते हैं। 144 यहाँ पर 1584, तो 144 एकम 144। ठीक है। बचा कितना, 8 में से 4 गई 4, 5 में से 4 गई 1 और ये ऊपर से एक हमने 4 उतार लिया, 144 आ गया। अब हम इसको एक बार और दे सकते हैं, तो 144 एकम 144। ठीक है। ये सीधा सीधा आपको कट गया। तो 144 से 1584 कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया। अब हम क्या करते हैं, 11 से हम 132 में भाग देते हैं। 132 बटे 11 बराबर एचसीएफ। ठीक है। तो 132 में जब हम 11 से काटेंगे तो देखो 11 एकम 11, बचे 2, 22 हो गया, 11 दूनी 22। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया है, ये निकल गया है 22, वो 12। ठीक है। ये सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि, यानी इससे आप एचसीएफ या एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। या आपको ऐसा भी हो कभी कभी क्या करता है कि एचसीएफ और एलसीएम दे देता है और एक संख्या दे देता है, दूसरी संख्या आपसे पूछता है, तो इससे वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें आंसर में आप देख सकते हैं कि 288 आया हमारा, एचसीएफ नहीं आया, ये कट गया। क्या 132 आया, नहीं आया, ये भी गलत हो गया। क्या 48 आया, नहीं आया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद हमारा एचसीएफ जो है वो आया था 12, तो इसका सही आंसर है 12। ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी सेकंड वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे, अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें बहुविकल्पीय सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट था खा कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर है। ठीक है। ये क्वेश्चंस पहले मतलब जब एनसीईआरटी मतलब नहीं चलती थी तब उससे पहले ये विविधकर के सवाल काफ़ी आते थे, लेकिन जब से एनसीईआरटी आई है उसमें केवल एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। उससे रिलेटेड सवाल कहीं भी नहीं दे रखे हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0, इसके लिए हमें देखना है द डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी विविधकर ज्ञात करना है।
तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 12, 13, -12, 3, √6। ठीक है, तो हम इसको निकाल करके देखते हैं। तो जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो दे रखा है कि विविध कर बराबर b² - 4ac। ठीक है, सबसे पहले जो आपको समीकरण दे रखा है, आपको उस समीकरण को नोट करना है। ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है आपको, x², यानी इक्वेशन जो भी दे रखी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4। ठीक है, ये है। तो हम इसका कंपैरिजन कराते हैं ax² + bx + c से, ये कंपैरिजन करा देते हैं, यानी से तुलना कराते हैं। ठीक है, तुलना करने पर, है ना, तुलना कराते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि ए की जगह पर तो यह 3 लिखा हुआ है, ए की जगह पर यह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ए बराबर तो हमें मिल गया 3। बी बराबर देखते हैं, तो बी बराबर आप यह देखिए कि बी के आगे तो प्लस है लेकिन 6 के आगे माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, बी बराबर -6 लेंगे, क्योंकि जो भी चिन्ह होता है बी के साथ वही लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सी बराबर देखते हैं। सी बराबर जरा हमने ऊपर देखा तो प्लस का 4 हमने देख दिया, तो हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं विविध कर की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है, जैसे हम विविध कर कहते हैं, विविध कर। ठीक है, विविध कर कहते हैं बराबर, विविध कर बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा, था b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac, ये विविध कर का फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी आई, -6 का स्क्वायर लगा देते हैं, -4 गुणा। अब a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, +4, यानी केवल 4 लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, -6 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो -6 का जो स्क्वायर आता है, -6 का स्क्वायर देखेंगे तो -6 का स्क्वायर आता है आपका 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 × 36 होते हैं, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, 4 तिया 12, 12 तिया वो 12 चौक 48, तो यहाँ पर आ गया 48। अब देखिए 36 में से 48 घटाना है, तो -12, यानी कि इसका विविध का कितना आया, -12। तो ऑप्शन देखते हैं अब इसमें से कौन सा सही है। तो हमने पहला वाला ऑप्शन देखा, 12 आ रहा है, लेकिन 12 तो है लेकिन माइनस का आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि उसमें केवल 12 लिखा है। दूसरे वाले ऑप्शन में 13 लिखा हुआ है, इसलिए उसको भी गलत करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 12। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में -12 लिखा है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और नीचे वाला भी नहीं मिला हमें, तो इसका एक आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, लेकिन जो थीटा की वैल्यू है वो 0 के बराबर है परंतु 0 से बड़ी है, यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है, लेकिन 90 से छोटी है थीटा की वैल्यू। तो आप 4 ऑप्शन देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़े हैं, लेकिन 90 से सबके सब मान क्या है, इन 4 ऑप्शन में छोटे हैं। तो क्या कह रहा है आपसे कि तो थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि इफ cos थीटा इक्वल sin थीटा 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90, यानी जो थीटा है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू। तो यानी इसमें पूछा गया आपसे कि थीटा किसके बराबर है। तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जो sin थीटा होता है, sin थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इसको याद भी कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनमें वैल्यू चाहिए होती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 पर, वो 0 पर 0 होती है। अब हम इसका उल्टा देखेंगे तो कॉस में जो 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, कॉस में 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद देखते हैं साइन थीटा में जो 30 पर वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो कॉस में वो वैल्यू कहाँ होगी, पीछे की तरफ होगी, यानी 60 पर, तो 1/2। साइन में थीटा मतलब साइन में 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो कॉस में ये वैल्यू कहाँ होगी, इसके जस्ट नीचे आ जाएगी, 1/√2। ठीक है, मैं यहाँ लाइन लिख दिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि साइन में जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो साइन में 60 पर आई है वो किस कॉस में कहाँ पहुँच जाएगी, कॉस में 30 पर पहुँच जाएगी, तो √3/2। अब साइन में 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो कॉस में 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब आप देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू बिल्कुल सेम है दोनों में, हमें ये देखना है कि कॉस थीटा बराबर होना चाहिए साइन थीटा की। तो 0 को देखो दोनों में अलग अलग है,
30 पर दोनों में अलग अलग है, 45 में दोनों पर सेम आ रही है वैल्यू, 45 में दोनों पर वैल्यू क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 45 वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, बाकी के सब ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब चौथा सवाल हम देखेंगे इसके बाद में। छात्रों अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन 1 है बहुविकल्पीय, उसका ही हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी संख्यात्मक रूप से कैसे समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल, यानी सर्किल का एक तो एरिया और पेरीमीटर आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, देन द रेडियस, तो देन द रेडियस बताना हमें, यानी रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त जिसे हम इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, CIRCLE, तो जो सर्किल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब सर्किल में क्या होता है, मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका परिमाप, जिसे हम दूसरे में वे में कह देते हैं परिधि, क्योंकि वृत्त में परिधि होती है, वृत्त में परिमाप तो निकाल ही नहीं पाते हैं। और दूसरा होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे एरिया बोलते हैं। अब क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का परिमाप होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ये बताएंगे कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, यानी परिधि कितनी होती है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसने कहा कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 2πr बराबर है πr², यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब देखते हैं, देखो पाई से पाई कट गए, ठीक है, एक आर से यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एक कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा, केवल 2 रह गया, और यहाँ कितना रहेगा, केवल r। तो हमें r बराबर मिल गया 2। r बराबर 2 का मतलब यानी हमें रेडियस मिल गई हमें 2। ठीक है, 2। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है इसमें है 2। ठीक है, यदि आपसे पूछे कभी कि व्यास कितना हो जाएगा, कि व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास का क्या करते हैं कि 2 गुणा त्रिज्या कर देते हैं, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं। अब त्रिज्या का 2 गुना हम कैसे करेंगे, तो 2 तो लगाने लगाना गुणा। अब हमारी जो त्रिज्या निकली थी वो निकली थी 2 मात्रक, तो 2 का 2 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 मात्रक। ठीक है, अगर हमें व्यास निकालना होता है इसमें कि उस वृत्त का व्यास बताइए, तो 4 मात्रक हो जाता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। ठीक है, यहीं पर हम इस प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये काफी प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न है कि पाई कैसी संख्या, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी आपको अगर कहीं पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम इसका 5वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें यदि त्रिभुज PQR में कोण PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है उसने, है ना, एक त्रिभुज में उसने PQ, यानी एक भुजा होती है PQ, तो उसका मान दे रखा है आपको। इसके बाद कह रहा है कि PR बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी PR बराबर उसने 12 सेंटीमीटर भी दे रखा है, और QR बराबर 6 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के बात ये है कि उसने आपको तीनों, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, और पूछ रहा है कि कोण Q है। कोण Q है, अब देखते हैं हम इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ इन त्रिभुज PQR, यानी PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर एंड QR बराबर 6 सेंटीमीटर, देन कोण Q है। तो हम देखते हैं इसमें से कोण Q कितना आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे PQR। ठीक है, PQR रख दिया हमने। अब हम देखते हैं PQ बराबर कितना, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, इसको हम दोबारा से देखते हैं, मतलब कहाँ गड़बड़ होती है। गड़बड़ हुई हमारी कि हमने PQ का मान इधर लिख दिया,
तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम पी आर का वैल्यू देखते हैं, वो है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू देखते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से लिख लिया। अब हम ये जानते हैं कि एक नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आता है। तो इसको चेक करते हैं एक बार कि कौन सी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आता है। तो मैं पहले इसको चेक करता हूँ, यानी 12 का स्क्वायर करके देखता हूँ, फिर प्लस 6 का स्क्वायर करके देखता हूँ, फिर 6√3 का इधर स्क्वायर करके देखता हूँ, यानी कि ठीक है। हम इसको अलग अलग करके देखते हैं पहले, ठीक है। इस तरीके से चेक करते हैं, अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से देखेंगे, देखते हैं किस तरीके से ये वैल्यू हमारा कोण क्यू का मान आखिरकार कितना आ सकता है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे करें, तो मैं आपको एक स्क्वायर करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। जब भी अंडर रूट में दे रखा होता है तो कुछ नहीं करना आपको, पहली वाली जो डिजिट है पहली वाली डिजिट से गुणा करा दो, यानी 6 का 6 से, तो यानी 6 3 36 गुणा √3 का √3 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। बराबर लगा करके इधर की वैल्यू थी उनको जोड़ करके देखते हैं। तो ये हो रहा है 36 और 144, ये हो गया आपका 4 3 7 180, और इधर का देखते हैं 36 ये 108, ठीक है। 180 108 कभी बराबर नहीं हुआ, तो इस तरीके से भी हमको पता नहीं चला कि हमारे कौन सी दो भुजाओं का योग बराबर है। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं और किसी तरीके से। अब हम इन दो भुजाओं के योग वर्गों का योग जोड़ करके इसको देखते हैं, इसके बराबर बैठेगा या नहीं। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6√3 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। ये रहा, इसका कितना है 108, 108 लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा। 6 का स्क्वायर कितना आया, 6 का स्क्वायर 36 आया था, 36 मैंने यहाँ लिख दिया। 12 का स्क्वायर कितना आया था 144, 144 यहाँ लिख देते हैं। अब ये 36 और हम 108 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 144, और बराबर कितना है 144। तो इस तरीके से ये तो हमारा बराबर सिद्ध हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, अगर हम इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ते हैं तो तीसरी के बराबर होता है, और ये कंडीशन तब होती है जब ये कोण 90 अंश का होता है, यानी कि यहाँ पर जो ये कोण बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। कोण कितना बनेगा, कोण क्यू का मान कितना निकलेगा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आज की वीडियो हमने, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम ऐसी और वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।